जेरियाट्रिक मेडिसिन क्या होता है ये? माहिरे अमराज़े बुजुर्गान इज़ द वर्ड कि बूढ़े लोगों का स्पेशलिस्ट। आई लुक्ड एट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में वर्सेस जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अब्रॉड। वहाँ पे यूजुअली पीपल हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 88 इस तरह करके, बट पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 67 ईयर्स ऑफ एज। जब आप बूढ़े हो भी रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें और कुछ ऐसे काम करते रहें, इन्वॉल्व रहें, तो यू एज बेटर। आपको रिस्क ऑफ डिमेंशिया कम होगा, बीमारियों का प्रॉब्लम चांसेस कम होंगे। तो आप जो जनरली बूढ़े लोगों को मिलती हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉमन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ओल्ड एज के लोगों के लिए ये है इशू? I would say something as simple as constipation, which is a huge issue for older adults. कि वो उनकी डाइट और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है। तो एक्सरसाइज करने की कोई एज है या नहीं, बस मतलब है वो आपकी मोटिवेशन ही है कि जब तक कर लें? आई थिंक कि एक्सरसाइज थ्रू आउट करनी चाहिए, यंग एज से शुरू करना चाहिए, बिकॉज अगर यंग एज पे नहीं करेंगे तो फिर बड़े होके और मुश्किल होगा। अस्सलाम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बतूल ज़हरा। शी इज़ डॉक्टर ऑफ इंटरनल एंड जेरियाट्रिक मेडिसिन और शी इज़ ट्रेन फ्रॉम आईवी लीग यूएस इंस्टीट्यूशन। वेलकम टू आवर शो। पहले तो ये बताएं कि ये ज़रा जेरियाट्रिक मेडिसिन को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आसान अल्फाज में ज़रा अगर आप एक्सप्लेन करें तो क्या होता है ये? फॉर श्योर। जब मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग रिसेंटली इन पाकिस्तान, तो दे आस्क्ड मी टू राइट इट डाउन इन उर्दू। तो मैंने इसके लिए अमराज़े बुजुर्गान, माहिरे अमराज़े बुजुर्गान इज़ द वर्ड कि बूढ़े लोगों का स्पेशलिस्ट। जिस तरह पीडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के, उसी तरह बूढ़े लोगों का स्पेशलिस्ट। तो इनिशियली द क्वेश्चन वाज कि किसको इंक्लूड करेंगे बूढ़े लोगों में। तो आई लुक्ड एट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में वर्सेस जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है अब्रॉड। तो जेरियाट्रिक मेडिसिन अब्रॉड इट स्टार्ट्स एट 65 ईयर्स ऑफ एज, एंड क्योंकि वहाँ पे यूजुअली पीपल हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 88 इस तरह करके, बट पाकिस्तान की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो है 67 ईयर्स ऑफ एज। तो आई थिंक कि एटलीस्ट 10 ईयर्स बिफोर दैट आपको शुरू करना चाहिए। तो आई इंक्लूड पीपल 55 एंड ओल्डर, और उनको प्री जेरियाट्रिक कहते हैं, बट आई थिंक दैट्स व्हेन इफ़ यू स्टार्ट सीइंग अ जेरियाट्रिशियन एट दैट पॉइंट, तब आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की आपने बात की, वेस्ट ऑफ कोर्स मतलब वहाँ पे मतलब देखते हैं हम कि 80 साल की खातून जो है वो भी सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है, उसने बैग भी उठाया होता है। यहाँ पे हम देखें तो एज भी हमारी थोड़ी सी कम है और उस तरह हेल्थ भी। तो मतलब क्या अगर इसकी मतलब क्या वजह है इसकी, अगर दो तीन मेन अगर कोई रीजंस बताएं आप तो क्या होंगे? आई थिंक कि जो लॉन्गजेविटी का जो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो लाइफ स्टाइल अर्लियर ऑन व्हेन यू आर इन योर 20s एंड 30s, दैट प्लेज अ ह्यूज रोल ऑन हाउ योर लाइफ विल बी जब आप बूढ़े होंगे, या फिर इवन जब आप बूढ़े हो भी रहे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते रहें, चलते फिरते रहें और कुछ ऐसे काम करते रहें, इन्वॉल्व रहें, तो यू एज बेटर। आपको रिस्क ऑफ डिमेंशिया कम होगा, बीमारियों का प्रॉब्लम चांसेस कम होंगे। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जिस तरह अर्ली डायग्नोसिस, डिफरेंट कैंसर्स के अर्ली डायग्नोसिस हो जाते हैं। देयर ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर लाइक हार्ट का, अगर हार्ट अटैक हुआ है तो जल्दी डायग्नोज, जल्दी स्टेंट्स हो गए। हमारे यहाँ ये है कि एक तो सर्विसेज भी नहीं है और कुछ अवेयरनेस भी पेशेंट्स में नहीं है कि वो बाय द टाइम दे कम टू द डॉक्टर चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी होती हैं। तो अगर कुछ शुरू होने से पहले अगर डिटेक्ट कर दें वो तो बहुत अच्छा है, उसको प्रिवेंट कर लें वो भी बहुत अच्छा है। और अगर अर्ली डिज़ीज़ के उस वक्त भी आप ट्रीटमेंट जल्दी शुरू कर दें तो उसकी वजह से भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ होती है। तो ये हमारे आई थिंक के कुछ हैं चीज़ें जो नहीं एग्जिस्ट करती उस तरह से। अच्छा, अगर एजिंग जर्नी को देखें, पिछले अगर दो जनरेशन्स में अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखें और अपने पेरेंट्स को देखें तो मतलब वो आपको क्या, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करती हैं? क्योंकि बहरहाल आई थिंक शायद
अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो वो तो डिटीरियोरेट हो रही है, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स वर्सेस फिर हमारे पेरेंट्स, फिर अभी की तो यंग जनरेशन जो है उसका अगर आप हेल्थ देखें तो मतलब ये एजिंग जर्नी जो है पाकिस्तान में, मतलब हाउ डू यू एज ए एक्सपर्ट एक्सप्लेन इट? So I think for example, if I give an example of my nana, he was 90 something year old when he passed away. Or mashallah say until the very very last 6 months or so he was functioning, वो चलते फिरते थे. But वो मुझे बताते हैं कि वो छोटे से थे तो वो वॉक करके 45 मिनट 50 मिनट वॉक करके आते थे. यूईटी में वो पढ़ते थे तो वो ऑल द वे 40 मिनट जो है ना हर रोज़ वॉक करते थे आने जाने में. हमारे यहाँ उस तरह की वो नहीं है. मतलब हम लोग गाड़ी में जाते हैं, अगर यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो वी प्रेफर कि गाड़ी में ही चले जाएं. तो ऊपर से फिर न्यूट्रिशन की बात करें तो ग़िज़ा उस तरह की नहीं है. हम लोग प्रोसेस फूड बहुत खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी, तो उसकी वजह से जो लॉन्जेविटी है वो भी अफेक्ट होती है. फिर सोशल कंस्ट्रक्ट की बात करें तो पहले ज़माने में बड़ा एक सोशल एस्पेक्ट होता था टू लिविंग. अब लाइफ बड़ी इंडिविजुअलाइज वेस्टर्नाइज होती जा रही है, तो दैट आल्सो प्लेज अ रोल इन योर लॉन्जेविटी एंड हाउ लॉन्ग यू आर गोना लिव एंड हाउ हेल्दी यू आर गोइंग टू बी. कॉमन कंप्लेंट्स की बात करें तो आप जो जनरली बूढ़े लोगों को मिलती हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉमन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि हर दूसरे ओल्ड एज के लोगों के लिए ये है इशू? I would say something as simple as constipation, which is a huge issue for older अच्छा। adults. कि वो उनकी डाइट और कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और हम उसको इतना सीरियसली नहीं सोचते कि अच्छा कॉन्स्टिपेशन ही है. इट्स नॉट लाइक अ बिगर इशू, बट आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न इज़ दैट. उसमें भी डाइट का बात आती है. दूसरी फॉल्स बहुत होती हैं, which in our geriatric medicine we say कि it is a multi system failure. अगर कोई गिर रहा है वो बस गिर नहीं रहे, इसका मतलब है कि पहले ही बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंस हैं जो फेल किए हैं कि एक बंदे गिर गए, चोट लग गई. और फिर जेरियाट्रिक सिंड्रोम्स भी होते हैं कि ऐसी बीमारियां जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं. जैसा फॉल है, इट कैन बी लिंक्ड बहुत सारी चीज़ें. जैसे हार्ट फेलियर का पेशेंट है, अगर वो गिरता है तो उसकी डिफरेंट बात है. अगर कोई मैकेनिकल फॉल होती है कि चलते हुए बैलेंस की ख़राबी की वजह से गिर गए, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं कि फॉल्स हो गई, मेमोरी के इश्यूज हो गए. कुछ ऐसी चीज़ें जो इतनी डायग्नोस नहीं होती, मेंटल इलनेसेस जिस तरह है, डिप्रेशन. बहुत सारे हमारे बूढ़े लोगों को डिप्रेशन होता है और वो डिटेक्ट नहीं होता. अच्छा, ये अगर फिजिकल हेल्थ की बात करें तो जैसे कहते हैं कि यूज इट और लूज इट, तो वो जो जनरली विद द एज बोन हेल्थ मसल्स जो हैं वो उस पे एक आता है इशू, तो वो मतलब क्या इसकी कोई मतलब है कि जी उसकी मतलब आप अगर उसके लिए कोई टेक केयर करें, कोई एक्सरसाइज करें, कोई डाइट चेंज करें तो इससे कोई मसल्स और बोन्स जो हैं वो बेहतर रह सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल. सो दिस इज़ कॉल्ड सार्कोपीनिया. मतलब आपका एज के साथ वैसे होता है टू सम डिग्री. आपका जो मसल मास है वो कम होता जाता है. विद एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा मास कम होगा. पर उसको प्रिवेंट किस तरह किया जा सकता है कि आप न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, प्रोटीन इनटेक उसमें अप्रोप्रिएट हो. उसमें आप फिज़िकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है. लाइक यू सेड, यूज़ इट और लूज़ इट. तो अगर आपको वॉक करना चाहिए है, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइजेज आनी चाहिए जो आपको खुद करते रहना चाहिए. रेप्स होने चाहिए, नॉट दैट कि डम्बल्स मोटे मोटे उठाने, बट लाइक स्मॉल वेट जो है. और अगर खुदा ना खास्ता आपको लग रहा है कि वीक हो रहे हैं तो उस पॉइंट पे फिजियोथेरेपिस्ट को इंगेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट. और इसमें बहुत रेजिस्टेंस भी होती है क्योंकि कई दफ़ा पेन होता है, चलते हुए तकलीफ़ हो रही है, तो उस पेन को मैनेज करना कि फ़िज़िशियन के साथ मिल के कि अगर नी में पेन है उसकी वजह से नहीं चल रहे तो अगर नी इंजेक्शंस की ज़रूरत है तो वो लगवा लें ताकि मोबिलिटी कम ना हो. दूसरा, व्हेन यू आर हॉस्पिटलाइज और आप बेड बाउंड होते हैं, लेट्स से कि 3 दिन एक बूढ़ा इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वो उनके लिए इतना स्ट्रेनिंग होता है वो हॉस्पिटल विज़िट कि सिर्फ जस्ट बिकॉज दे आर ऑन द बेड. तो उसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो तो अर्ली मोबिलाइजेशन, कि फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलके बाथरूम खुद जाएं
तो ये बात हम डिस्कस, क्योंकि आपका हर दिन पे आप 5% मसल मास लूज़ करना शुरू हो जाते हैं, विच इज़ ह्यूज। तो एक्चुअली लाइक जिधर मैंने काम किया है यूपेन में, वहाँ पे तो एस यूनिट होता है, एक्यूट केयर फॉर एल्डरली यूनिट, जो कि डेडिकेटेड होते हैं बूढ़े लोगों के लिए, हर मतलब हॉस्पिटल के अंदर ही, उसमें 20 बेड्स होंगे। तो वन ऑफ द थिंग्स वी डू इज़ कि अगर कोई आ रहा है किसी भी प्रॉब्लम के साथ, तो उनको हम फिजियोथेरेपी शुरू से इंगेज करा देते हैं। कि अक्सर आपने सुना होगा कि ये बिल्कुल ठीक थी, गिर गई या कुछ हुआ, हॉस्पिटल गई, उसके बाद से बिल्कुल ही बेड बाउंड हो गए। तो वो इस वजह से होता है कि जब हॉस्पिटल में 3 दिन उनको किसी ने हिलाया नहीं, तो वो सारा मसल मास लूज़ हो गया, आपकी मेमोरी भी, मसल मेमोरी भी इरेज होना शुरू हो जाती है। तो बट उसका एक सिंपल सोल्यूशन है कि हॉस्पिटल वाले ही उन्हें फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाएं उनके बेड पे, और वो उनको थोड़ा बहुत वॉक करा लें। सिंपल थिंग्स। अच्छा, मतलब तो एक्सरसाइज करने की कोई एज है या नहीं, बस मतलब है वो आपकी मोटिवेशन ही है कि जब तक कर लें? आई थिंक कि एक्सरसाइज थ्रू आउट करनी चाहिए, यंग एज से शुरू करना चाहिए, बिकॉज अगर यंग एज पे नहीं करेंगे तो फिर बड़े होके और मुश्किल होगा। तो स्टार्ट अर्ली। उसकी रिकमेंडेशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि जब आप बिल्कुल ही नहीं करते तो आप 30 मिनट्स से शुरू करें। जो रिकमेंडेड होता है 140 मिनट्स आपने पूरे हफ्ते में करना है, उसको छोटे छोटे उसमें भी कर सकते हैं। और लेट्स से कि एक बंदा है जो बिल्कुल व्हील चेयर बाउंड है, तो उन्हें भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो सिंपल होगी कि बस मूवमेंट आप कर रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर वाला, थोड़ा सा अपने ही ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्सरसाइजेस कर ली, तो इवन दैट हेल्प्स। तो हम हर पेशेंट, जिस तरह मेरे पेशेंट्स होते हैं, कुछ इवन बेड बाउंड पेशेंट होते हैं जो बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते, तो उनको भी हम एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा, कि ज्वाइंट पेन्स की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर पता है कि नीज का इशू है, बैक का इशू है, तो मतलब अब वो ये भी बहुत ट्रिकी है कि जी वो आप अगर एक्सरसाइज की बात करें तो वो पेन भी हो रही है, तो अब मतलब क्या ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जिससे कि पेन भी मैनेज हो जाए और एक सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी जारी रहे? अच्छा, इसमें भी ना मल्टीपल चीज़ें होती हैं। जो क्रॉनिक बैक पेन की अगर हम बात करें, उसमें मूड भी अफेक्ट होता है। एक बंदे जिसको क्रॉनिक बैक पेन वाले पेशेंट्स जो होते हैं, वो अक्सर डिप्रेशन का भी उनमें एलिमेंट आना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू कांट रियली मूव। जो आप पहले चीज़ें नहीं कर सकते थे वो नहीं कर रहे, तो फिर उसका मल्टी फैक्टोरियल हम वो चीज़ें करते हैं कि हम उनके डिप्रेशन को भी ट्रीट करेंगे, उनकी पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि बैक पेन क्यों है, उसकी क्या ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं। अगर सिंपल है, कोई सर्जिकल नहीं है, तो हम उनको एक्सरसाइज की रेजिमेन देंगे। एंड इट्स अ सिंपल ट्रिक कि आप 7 एक्सरसाइज करने से पहले दवाई उससे पहले दे दें, जिस तरह पैनाडोल या जो भी दवाई उनको प्रिस्क्राइब्ड है, डिपेंडिंग ऑन हाउ सवेयर, तो बिफोर द एक्सरसाइज आप वो लें, एंड दैट इज़ हाउ इट गेट्स बेटर। फॉर एग्जाम्पल बैक का इशू है, तो आप अपने मसल्स को स्ट्रेंथन कर लें। जॉइंट का जो भी इशू है उसके अराउंड अगर मसल को स्ट्रेंथन कर लें, तो वो आपके जॉइंट पे से जो जोर है उसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, देन इट गेट्स बेटर। बट वो आपको साइकिल से गुजरना पड़ता है, ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ पेन, एंड देन मोटिवेशन चाहिए होती है उसके लिए। सही। अच्छा, आपने गिरने की बात की, ये बहुत इशू है मतलब ओल्ड एज में, और फिर ये कि अगर एक दफ़ा मैंने देखा है कि अगर गिर जाएं तो उससे साइकोलॉजिकली तो वो बिल्कुल ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं गिरने के बाद, तो फिर पूरा एक लाइफ शायद चेंज हो जाती है। तो मतलब हम लोग जनरली घरों में क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हम मतलब ये गिरना जो है इसको जो है वो रोक सकें या इसको बेहतर कर सकें? सो दिस इज़ समथिंग दैट्स पार्ट ऑफ जेरियाट्रिक अगेन, कि हम होम सेफ्टी असेसमेंट करते हैं। तो जो पेशेंट्स मैं घर पे देखती हूँ, तो मैं खुद भी जाके उनका पूरा घर देखती हूँ कि उसमें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, लूज रग्स नहीं होने चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ घरों पे कारपेट्स के ट्रेंड्स हैं, बड़े प्यारे कारपेट्स होंगे, बट वो या तो उसके नीचे कारपेट प्रोटेक्टर एक होना चाहिए ताकि वो स्लिप ना हो, एंटी स्लिप मैट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं हो सकता दैन रिमूव द कारपेट। आई नो कि वो इतना अपीजिंग नहीं होगा इंटीरियर वाइज, बट सेफ्टी वाइज रिमूव इट, या फिर आप मैट, एंटी स्लिप मैट उसके नीचे लगाएं। दूसरा, जो लूज तारे हैं,
एक्सटेंशन वायर्स उनको, अब ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो बंदा सोचता नहीं है, बट व्हेन यू गो और अपने घर में भी आप जाके देखेंगे ना, तो यू विल रियलाइज़ कि अच्छा ये मे बी आई शुड डू। तो कोई भी एक्सटेंशन वायर बगैर उसके नहीं होनी चाहिए, यूँ करके सेफ्टी से लगी हुई होनी चाहिए। दूसरा, बाथरूम में गार्ड रेल्स होनी चाहिए, और क्योंकि अगर गिरें तो कुछ पकड़ने को हो। अक्सर स्लिप बाथरूम में होता है क्योंकि नहा रहे हैं, गीले हैं, तो कुछ पकड़ने को कोई चीज़ होनी चाहिए। तो ये तो एनवायरनमेंट के लिहाज से चीज़ें हो गई। जैसे हम बाथरूम जाना है रात को, तो ऐसी लाइट होनी चाहिए जो मोशन सेंसिंग, बिकॉज़ वी हैव दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स नॉट दैट हार्ड टू इम्प्लीमेंट। तो लाइट खुद ही ऑन हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि आप पहले 2-3 स्टेप्स लें। फिर अगर आप इतना उस स्टेट पे पहुंच गए हैं कि अकेले बाथरूम नहीं जा सकते, क्योंकि हर पेशेंट का डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो फिर देन यू शुड हैव अ केयर गिवर जो आपको स्पॉट करे रात को, वो वहीं आपके बेड पे, क्योंकि हमारे माशाल्लाह ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, कोई हेल्प भी अवेलेबल होती है, तो वो फिर आपकी या तो बेड के साथ सोए, कोई हो प्रोटेक्शन के लिए। फिर उसके बाद आई थिंक कि फिजियोथेरेपी, डॉक्टर से असेसमेंट कराना ज़रूरी है। और अगर गिर जाएं, जो आपने बात की कि फ़ियर हो जाता है, समटाइम्स फ़ियर ऑफ फॉल वो इतना बैठ जाता है कि वो चलना बंद कर देते हैं, तो उनको वो कॉन्फिडेंस फिर से रीगेन कराना चाहिए। अच्छा, एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा जनरली ओल्ड एज में नींद की जो प्रॉब्लम है, अब वो क्या मतलब है कि एज के साथ नींद कम हो जाती है, या मतलब कोई और इशू है जिसकी वजह से मतलब है वो बहुत बूढ़े जो कंप्लेन करते हैं कि नींद नहीं आती, तो मतलब नींद ना सही है तो वो ओवरऑल फिर वो एक हेल्थ के लिए एक डिजास्टर है। सो वो भी पहले तो आइडेंटिफाई करना होता है कि क्यों नींद नहीं आ रही, कोई दवाई है, कोई बाथरूम अक्सर जाना पड़ता है बूढ़े लोगों को। तो जैसे अभी मैंने एक पेशेंट के साथ ये रिकमेंडेशन दिया है कि जो उनकी डायूरेटिक ऐसी दवाई जो यूरिन आपको ज़्यादा कराती है, ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं हम, हार्ट फेलियर के लिए देते हैं, तो उसको रात को देने के बजाय सुबह को देते हैं, तो वो ताकि बार बार बाथरूम ना जाना पड़े। फिर नींद के लिए ये है कि स्लीप हाइजीन एक अच्छी होनी चाहिए, कि सुबह एक ही टाइम पे उठें। अक्सर हम ये करते हैं कि बूढ़े लोगों को कि वो थक जाएंगे उनको, तो हम उनको देर तक दोपहर में सोने देते हैं। तो ऑब्वियसली अगर दोपहर को वो नैप्स ले रहे हैं, जिस बच्चों का भी होता है कि बच्चों को नैप दे दें तो फिर वो सारी रात जागते रहते हैं, तो उसी तरह आपको रूटीन फिर भी रखनी चाहिए बूढ़े लोगों में भी। जिस तरह हम सुबह एक ही टाइम पे उठें, रात को एक ही टाइम पे सोएं, रात को लाइट नहीं होनी चाहिए कमरे में, मतलब जैसा मैंने कहा कि मोशन सेंसिंग लाइट हो, बट बाकी सब कुछ डिम हो, एक माहौल नींद का होना चाहिए। और टीवी, जिस तरह अक्सर टीवी लगा हुआ होता है बेड में, तो वो नहीं होना चाहिए। वो अगर टीवी देखना है तो वो दूसरे कमरे में जाके देखें, अगर वो ऐसा कर सकते हैं, या फिर रात को मत देखें। एंड देन अगर उससे भी ना हो तो फिर हम दवाइयाँ भी दे देते होते हैं, बट वी हैव टू बी वेरी कॉशियस कि कौन सी दवाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की बात करें तो ख़ास तौर पे जो देसी डाइट हमारी है उसमें ऑयल, सॉल्ट, शुगर का बड़ा इस्तेमाल हुँ, करते हैं, तो मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो ओल्ड एज में आप देख रहे हो कि लोगों में ज़्यादा हुँ। हेल्थ के इशू आ रहे हैं, ख़ास तौर पे हार्ट से रिलेटेड या एनर्जी लेवल से रिलेटेड जो है, हमें क्या मतलब डाइट में ऐसी चेंजेस करने की ज़रूरत है? आई फ़ील लाइक जो हमारी ओरिजिनल पाकिस्तानी डाइट है ना, वो इटसेल्फ इतनी बुरी नहीं है, पर हम उसको पुराने ज़माने की चीज़ें नहीं फ़ॉलो करते अभी। और ये बातें मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं बूढ़े लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ। तो वो मुझे कल ही एक मेरी पेशेंट है, वो कही थी कि हमारे ज़माने में मीट हम हर रोज़ नहीं खाते थे। लाइक सब्जियों का ट्रेंड था, जैसा मीट, आप मटन या रेड मीट जो है वो इनफ्रीक्वेंटली खाते थे। अब एक ये ट्रेंड ही बन गया कि इट्स स्टेटस सिंबल कह लें कि मटन नहीं होगा, हर रोज़ नहीं होगा, तो वो लोग नाराज़ होते हैं, बट दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। और पहले बड़ा सोचा जाता था, लाइक जब से हम कॉलोनाइज हुए हैं, मुझे लगता है उससे काफ़ी हमने अपनी पुरानी जो चीज़ें थी उन्हें गिव अप करके वेस्टर्न उसको करके, और अब वेस्ट जो है वो यही वाली बातें करती है। बिल्कुल। तो वी हैव टू गो बैक टू आवर रूट्स एंड ईट लाइट। उसमें आप खाएं सब कुछ, पर मॉडरेशन में देख के कि आपकी बॉडी के लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो फिर आपको इंडिजेशन के इश्यूज़ भी कम होंगे। जैसा मेरी अम्मी कहती हैं कि वो नानी जो थी वो बड़ा केयरफुल होती थी कि ये चीज़ बादी है, इसको इसके साथ नहीं बनाना, एक दिन में ये 2 चीज़ें नहीं बनानी।
तो मुझे तो ये नॉलेज ऑनेस्टली टू हर जितना मेरी नानी को होगा नहीं है, क्योंकि वो नॉलेज लॉस हो जाता है। बट अगर आप मेडिकल साइंस को भी देखें, उसमें वो रिकमेंडेशंस हैं कि आप मीट कभी कभार खाएं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा फ़िश खाएं, चिकन भी खा सकते हैं, पर दालें खाएं, इतनी हमारी अच्छी दालें होती हैं, उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करें। सैलड्स जो आप टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को उससे भी डायरिया होना शुरू हो जाता है। घर पे सब्जियां उगाएं, ये मैं खुद भी करती हूँ कि मैं अपनी सैलड जो है, अपनी सीडलिंग्स और कुछ चीज़ें घर पे बनाती हूँ, तो वो भी एक हेल्दी चीज़ है। अच्छा, एक और ये देखें कि ओल्ड एज में एक शुगर स्ट्रगल भी है, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे यहाँ, आई थिंक वी आर वन ऑफ दोज नेशंस जिसमें डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अब कैसे डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करें कि मतलब ये भी ना क्रिएट हो जाए कि आप हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट उनको रोक रहे हैं, और लेकिन ये है कि वो डायबिटीज़ जो है वो भी मैनेज हो, क्योंकि ज़्यादा पे वो भी ऐसे लगने लग जाता है कि शायद हर चीज़ से ही रोका जा रहा है, कुछ भी नहीं खाने दिया जा रहा। तो इसको कैसे मैनेज करें? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू कोट मेरे जो प्रोग्राम डायरेक्टर थे, डॉक्टर जोशुआ वी, वो ये कहा करते थे कि जो जोक में कहते थे, बट ही मेंट इट, कि जो HbA1c एक नंबर होता है जिससे आपको पता चलता है डायबिटीज़ कितनी है, आपका शुगर कंट्रोल कैसा है। तो ही यूज्ड टू से कि इट शुड बी एज डिवाइडेड बाय 10, जो नंबर आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप 90 ईयर्स के हैं या 80 ईयर्स के हैं, तो तब नॉर्मल कंट्रोल होता है 6.5, ठीक है। तो हम 6.5 नॉर्मल पेशेंट्स को तो 7 रेकमेंड करते हैं, पर अगर कोई 90 ईयर्स का पेशेंट है, उसको हम 6.5 पे लाने का गोल नहीं होता। एंड दिस इज़ समथिंग अ जेरिएट्रिशियन वुड रेकमेंड। अगर आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो उन्हें दवाइयाँ लिखते जाएंगे और वो नाराज़ होते जाएंगे अगर 6.5 नहीं आ रहा, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो हम थोड़ा सा, अब ये हर पेशेंट पे भी डिपेंड करता है, बट वी गिव पेशेंट सम लीवे टू एग्जिस्ट एंड टू एंजॉय द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं होना होता, वी हैव टू बी माइंडफुल, पर हर पेशेंट का डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो वी रियली हैव टू असेस। अच्छा, अगर वेट बैलेंस की बात करें तो मतलब क्या, यानी मतलब कुछ हमारे यहाँ ओबेसिटी थोड़ी सी मतलब बढ़ रही है, और ओल्डर एज में, अब ये कि ओल्डर एज में वेट ज़्यादा होना या बहुत थिन होना, मतलब है क्या बेहतर, कैसे क्या है, और उसको कैसे, क्योंकि मोबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, तो फिर कैसे वेट को बैलेंस किया जाए? ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन होती है। एक्चुअली अंडर वेट होना इज़ मोर डेंजरस ओल्डर एज में, क्योंकि आपको थोड़े से बल्की होना पड़ता है, बट नॉट टू ओवर वेट, क्योंकि फिर वो आपको, अगर बहुत ओवर वेट हैं तो वो फिर आपको और इश्यूज़ कराएंगे कि आप बिल्कुल चल नहीं सक रहे। तो अगर आप BMI एक जो नंबर है उसके अपर एंड पे भी हैं, ओबीस हुए बगैर, तो वो ओवर ओल्डर एज में वो रेकमेंडेड होता है कि आप बहुत मोटे भी ना हों, पर बहुत पतले होने की भी कोशिश नहीं करनी, तो ताकि आप में कुछ रिजर्व हो ना, कि अगर बीमार हो रहे हैं तो थोड़ा सा रिजर्व हो। बट ओबेसिटी इज़ नॉट गुड एंड दैट कैन बी चैलेंजिंग, बिकॉज अगर आपसे हिला नहीं जा रहा, नी इश्यूज़ हैं, बैक इश्यूज़ हैं और वेट भी ज़्यादा है, तो अब तो वे देर न्यूअर ड्रग्स एज वेल जिसमें वेट लॉस कराती हैं, बट ऑब्वियसली वो ओल्डर एज में देते हुए वी हैव टू बी माइंडफुल कि वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। पर अगर किसी सिचुएशन हो कि इतना ओवरवेट है, तो देर न्यूअर ड्रग ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल। तो देखिए, मेंटल हेल्थ की बात करें तो वो मतलब शार्प माइंड एंड हैप्पी हार्ट जो है उसके लिए, मतलब अब जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए कोई ऐसी एक्सरसाइज भी की जा सकती हैं जिससे कि डिमेंशिया या जो मेमोरी लॉस है उसको रोका जा सके, या एटलीस्ट डिले किया जा सके? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देयर इज़ एक्चुअली ओनली वन एक्सरसाइज जो कि टाई ची जो है, विच मैंने यहाँ पे इतनी कॉमन नहीं देखी। लोग योगा और पिलाटेस का कॉन्सेप्ट है, पर टाई ची का इतना नहीं है, बट दैट्स वन ऑफ द एक्सरसाइजेज जो कि आपको डिमेंशिया प्रिवेंट करता है, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग इन इटसेल्फ, कि समथिंग दैट कैन प्रिवेंट डिमेंशिया इज़ अ ह्यूज थिंग। तो टाई ची। दूसरा, जिस तरह ये क्रॉसवर्ड पजल्स या सुडोकू जो होती है, दैट्स ऑल्सो डेटा शोज़ कि अगर आप वो गेम्स खेलें,
पेपर पे कर रहे हैं, अपने माइंड को एंगेज रख रहे हैं, तो डिमेंशिया के चांसेस कम होते हैं। एंड सबसे जो मेरी फेवरेट चीज़ वो है कि जो सोशल इंटरेक्शंस है ना, वो एक्चुअली ब्रेन को एट्रोफी करने से रोकते हैं। तो अगर आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के पास आप जा रहे हैं, उनसे मिला रहे हैं, दैट्स एक्चुअली गिविंग देम अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो ये बड़ी एक चीज़ है कि सोशल इंटरेक्शंस उनके कम नहीं होने चाहिए। कम तो होंगे ऑब्वियसली, इतनी मोबिलिटी नहीं रही, बट देन पीपल शुड कम ओवर, या कुछ एक सिस्टम बनाना चाहिए कि वो किसी कम्युनिटी सेंटर जाएं या कोई क्लब चले जाएं जब तक वो जा सकते हैं, ताकि कुछ एक सोशल लाइफ रहे। अच्छा, ये जो मेमोरी लॉस है, डिमेंशिया है, ये कोई इसका कोई जेनेटिक भी है, या ये कि वो आपका लाइफस्टाइल का जो बहुत स्ट्रेस रहा या कोई ऐसी लाइफ रही या नहीं, ये मतलब इसके और रीजंस हैं? So dementia is a broad term for multiple diseases. जैसा Alzheimer's dementia different है, frontotemporal different है, Huntington disease different है। तो Huntington disease जिस तरह है वो genetic होगी, passes down from family to family। जो Alzheimer's और बाकी types of dementia, Parkinson's, तो वो multifactorial होते हैं कि environment से भी फ़र्क पड़ता है, genetic component भी होता है। और रिकग्नाइजिंग डिमेंशिया इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर अर्ली साइंस उसके पता होने चाहिए हैं, और उसको प्रोग्रेशन को थोड़ा हम स्लो भी कर सकते हैं। डिमेंशिया से पहले की एक स्टेट होती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जिस पॉइंट तक अगर आप इंटरवेंशन करें तो वो ज़रूरी नहीं है प्रोग्रेस करे डिमेंशिया में, बट वंस डिमेंशिया सेट्स इन तो वो उसको आप थोड़ा बहुत मे बी स्लो डाउन कर सकते हैं, पर वो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा कि आपकी मेमोरी वर्स होती जाएगी, आप फंक्शनली कम काम कर सकेंगे। There are things that can be done. I think early assessment, when you're in your 50s and 60s, हर किसी को assessments करानी चाहिए। तो we have tools जिससे हम एक मिनी कॉग कहते हैं, 2 मिनट का टेस्ट होता है, उसमें हम आपको 2-3 चीज़ें कहेंगे। इफ़ यू आर एट रिस्क तो फिर प्रिस्क्रिप्शन हम आपको देंगे ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो वो टेस्ट करवा लेने चाहिए। अच्छा, फिर एक लोनलीनेस जो है वो एक बड़ा एक फैक्टर इस वक्त तो कम से कम है हमारे, कि वो पूरा एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया, फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया। पहले जॉइंट फैमिलीज थी, अब वो जॉइंट फैमिली हाँ सिस्टम जी। खत्म हो गया, फिर आइसोलेशन मतलब है वो। तो ये मतलब इससे मतलब मेंटल हेल्थ जो है उस पे कितना, और फिर हमारे यहाँ कोई ऐसा वो भी नहीं है ना बाहर, तो फिर वो फिर तो बूढ़ों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज हाँ, भी हैं जो कि वहाँ पे वो इकट्ठे कैसे? रहें या कोई बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकें, बिजी रहें। तो इससे कितना मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट होता? आई थिंक कि जो लोनलीनेस है ना, इट एक्चुअली लीड्स टू इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया इवन इन 30%। मतलब हार्ट फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम्स कराता है लोनलीनेस जस्ट इटसेल्फ। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। जो मैं आपको पहले भी हम बात कर रहे थे कि सोशल इंटरेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। Luckily, I still feel कि compared to, because I've worked in the West and I've worked in Pakistan, मुझे फिर भी लगता है कि compared to there we're still better off, but हम उस तरह के ही बनते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि we're adopting their lifestyles, we're adopting their nuclear family system। पर हमारा तो multiple family people, like village का concept था, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई अकेला भी है तो एक्टिविटीज़ रखें अपने लिए। इफ़ यू आर एजिंग, स्टार्ट फाइंडिंग हॉबीज़ दैट इन्वॉल्व अदर पीपल। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ लोग पढ़ाते हैं। आई रिमेंबर मेरे नाना टिल द वेरी एंड जो बच्चों को पढ़ाते थे कि ये 3 बच्चे हैं, कोई भी जिसके साथ आप, जो आपके साथ पढ़ना चाहे, तो उससे योर माइंड स्टेज एंगेज्ड, और आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, आपके सोशल लाइफ के लिए भी अच्छा है। तो फाइंडिंग सॉल्यूशंस जो कि समटाइम्स आपके सामने एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने मेड रखी हुई अपने लिए, तो उसका अगर कोई बच्चा है तो उसको हर रोज़ आप पढ़ाएं या कुछ उसके साथ इंटरेक्शन करें, जो कि दोनों के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी। अच्छा, अगर हम कोई ऐसे साइंस जो हैं उनको समझना चाहें कि जैसे पता अक्सर हम देखते हैं कि जी ये जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो बड़े क्वाइट हो गए हैं। अब वो ये कि वो क्वाइट हो गए या वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अब इसको एक तो कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके, और दूसरा फिर ये कि मतलब हम कैसे एजिंग का जो प्रोसेस है उसको एक आसान बना सकते हैं और अपना भी एक रोल प्ले कर सकते हैं।
दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि जो डिप्रेशन का क्लिनिकल उसमें ना हम जो स्केल यूज़ करते हैं या जो क्वेश्चनर यूज़ करते हैं फॉर ओल्डर एडल्ट्स दैट्स डिफरेंट इट हैज़ लाइक 20+ क्वेश्चन जो हम यंगर पॉपुलेशन उसमें सिर्फ 9 क्वेश्चन होते हैं तो उस पर साइकाइट्रिस्ट डायग्नोज कर देते हैं कि इनको डिप्रेशन है जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में थिंग्स लाइक कि आप सोशल इंटरेक्शन है कि नहीं, आपको बाहर जाने का शौक़ है कि नहीं, आपको कैसा फ़ील होता है कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर अगर करें तो डू यू फील बैड अबाउट योरसेल्फ। तो छोटी छोटी न्यूआंस चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि या सड़ियल जिस तरह हो रहा है, मूड उनका ठीक नहीं है, तो दैट इज़ अ साइन ऑफ डिप्रेशन। तो और जब बंदा डिप्रेस्ड होता है तो दे ट्राई टू नॉट इंटरेक्ट विद अदर पीपल। तो ये चीज़ें उनको रिकग्नाइज करना, अगर उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, विच आई थिंक इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। आप किसी भी चीज़ के लिए दवाई दे दें, पर अगर मेंटल हेल्थ की दवाई देने की कोशिश करें ना, हाँ जी, तो वो नहीं लोग ट्रू, लेना पसंद दैट्स करते। ट्रू। तो वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। पर देयर ड्रग्स जो कि आपको फॉर एग्जांपल बैक पेन है और डिप्रेशन भी है, तो आप बैक पेन के लिए वही दोनों की दवाई सेम है, तो आप फिर समटाइम्स आपको कहना पड़ता है कि ये बैक पेन के लिए भी और आपके मूड को भी बेहतर करेगी, देन दे विल टेक इट। बट इफ़ यू से कि आपको डिप्रेशन है और ये डिप्रेशन की दवाई है, वो नहीं लेते। तो एक्सेप्टेंस, लोगों में एक्सेप्टेंस अबाउट मेंटल हेल्थ, लोगों की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जेंडर गैप की बात करें तो एक तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं उनकी लाइफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन, लेकिन ये कि फिर उनकी लाइफ में हेल्थ के इश्यूज भी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मेन, जिसमें कि पेन्स और बॉडी एक्स जो हैं वो हैं। तो वो मतलब इसमें कैसे, मतलब एक तो ये क्यों है और उसके लिए मतलब फिर क्या ऐसी डिफरेंट अप्रोच के, मतलब अगर वालदा भी हयात हैं और वालिद भी हयात हैं, अब दोनों के थोड़े डायनामिक्स भी डिफरेंट हैं, तो फिर इसको कैसे एड्रेस किया जाए? दैट्स अ वेरी गुड वो, क्योंकि कई दफ़ा ना जब पेरेंट्स साथ होते हैं ना, तो एक जो जिसकी भी ज़्यादा बीमारी होगी तो दूसरा बंदा केयर गिवर बन जाता है। यूजुअली ट्रेडिशनल रोल्स में औरतें केयर गिवर होती हैं। तो जब आप किसी का केयर गिवर होते हैं ना, तो आपकी हेल्थ पे भी अफेक्ट होता है। मतलब इफ़ यू आर टेकिंग केयर ऑफ समवन कंसिस्टेंटली, लेट्स से कि बाथरूम में हेल्प कर रहे हैं तो आपकी कमर में दर्द होगा। अगर किसी को डिप्रेशन है और आप उस बंदे के साथ डील कर रहे हैं तो आपको भी मूड के इवेंचुअली वो होगा। तो औरतें रिस्क वाइज जब तक उनको मेनोपॉज नहीं हुआ था, उनकी हेल्थ रिस्क नहीं इतने नहीं होते हैं आदमियों से कंपैरिजन में। मतलब उनको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम होते हैं। बट जैसे ही मेनोपॉज के बाद उनके प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड देन दे गो थ्रू, बिकॉज लाइफ स्पैन ज़्यादा है तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हैं। तो उसमें यही है कि women should as mothers, as women, we are more so in caregiver role, and sometimes we forget to take care of ourselves. तो उसमें important है कि you should have hobbies, you should have things that are beyond अपने बच्चों और अपने husband के अलावा, या जो भी आपका dynamic है, अपने लिए भी you should have activities, ताकि आप जब ओल्डर एज में जाएं तो आपको एकदम से सब कुछ ना, बीमारियां ना फील होना शुरू हो जाएं। तो अपना ख्याल रखना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर विमेन, एंड एक्सरसाइजिंग, वो जो रेगुलर चीज़ें हैं वो करना चाहिए। हार्मोन्स की बात करें विद एज, तो जैसे ख़वातीन में मेनोपॉज जो है वो हो जाता है, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो उसका लेवल जो है वो, तो मतलब इसको किस तरह फिर न्यूट्रिशन और फिटनेस के लिए इन चीज़ों को कैसे फिर एड्रेस किया जाए? आई थिंक कि एक तो डायग्नोस करना कि जैसे मेनोपॉज में आपको काफ़ी हॉट फ्लैशेस होते हैं, औरतों को सिम्टम्स होते हैं, बट दे डोंट टेक मेडिसिन फॉर इट, बिकॉज उनको लगता है कि अब दे डोंट शेयर इट। कई दफ़ा पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ हैपनिंग एंड व्हाई इज़ इट हैपनिंग। एंड आई हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि औरतों को नहीं पता होता कि दे आर गोइंग थ्रू मेनोपॉज, और वो 2 साल बाद जब मेनोपॉज हो जाता है देन दे रियलाइज कि दैट्स व्हाट दे वर गोइंग थ्रू। तो गोइंग टू अ फिजिशियन एट द राइट टाइम दैट कैन डायग्नोस योर थिंग्स, जो लेवल्स अगर फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन की डेफिशिएंसी है, तो एक तो उसका टेस्ट बड़ा केयरफुली करना होता है। यू हैव टू
टेस्ट इट ट्वाइस फॉर इट टू बी कन्फर्मेटरी एंड फिर रिस्क वर्सेस बेनिफिट होता है बिकॉज जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज हैं दे आर नॉट ग्रेट, मतलब कई दफ़ा उधर मोर हार्मफुल। तो इट्स द डॉक्टर्स जॉब टू फिगर आउट कि किस चीज़ का ज़्यादा रिस्क है, और अगर टेम्परेरीली देने हैं तो वो दिए जा सकते हैं। इवन हार्मोन्स आप थोड़े अरसे के लिए दे सकते हैं अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हों तो। अच्छा, हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि कुछ लोग 80 साल की एज पे भी बहुत फ्रेश और एक्टिव होते हैं और कुछ लोग 60 साल की एज पे भी बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है कि उनमें एनर्जी नहीं है। हाँ। तो ये मतलब इसकी क्या मतलब है, और इसको मतलब क्या कोई इसके कोई हैबिट से कोई है, आपकी आपके लाइफस्टाइल से है या फिर फिजिकल है? मतलब ये कैसे ये आप जनरली देखते हो कैसे लोगों को? बिल्कुल। सो आई थिंक कि क्रोनोलॉजिकल एज होती है, एक बायोलॉजिकल एज होती है, एंड दैट कैन बी डिफरेंट। कि आप 30 में भी आप 40 का फील कर सकते हैं। मेरी एक खाला थी, जब हम छोटे से थे तो वो कहती थी मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो अब जाके मुझे फिगर आउट किया कि वो तो 30s में थी और वो तब से कह रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो उनका माइंडसेट यही था कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। तो बट आपकी बॉडी भी आपको बताती है, अगर आप हेल्दियर लाइफस्टाइल नहीं रखेंगे, आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, लाइक people my age younger than me, if we don't exercise, if we don't eat the right kind of food, if we don't invest in our well-being, तो फिर हमारा बुढ़ापा इतना अच्छा नहीं होगा, it's going to be difficult। तो ये थोड़ी इन्वेस्टमेंट बिफोर हैंड होती है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं दैट इंक्रीज योर लाइफ स्पैन, क्वालिटी ऑफ लाइफ। There is a group of people in Japan, Okinawa में, they've been studied a lot because वो जो लोग हैं ना, they live up to be 80, 90 and not just that कि वो 90 years के तो होते ही हैं, पर वो सारे extremely functional थे। तो उनके ऊपर लोगों ने बहुत स्टडीज़ की, तो पता ये चला कि उनमें कुछ चीज़ें कॉमन थी। वो जो सारा एक जापान में ये जो एक जगह है कि एक तो वो बहुत ही सोशली, जब आप पैदा ही होते हैं तो आपके साथ 5 कंपेनियंस अलॉटेड होते हैं, तो दे ग्रो ओल्ड विद यू। ठीक है, अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी हो, बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, दैट्स अ कंबाइंड प्रॉब्लम, दैट्स नॉट वन पर्सनस प्रॉब्लम। तो इमेजिन कि आपका स्ट्रेस है और आपके पास पैसे नहीं है, कुछ भी, वट एवर यू गोइंग थ्रू, यू हैव 5 पीपल हु आर देयर फॉर यू। तो उनकी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, और वो काफ़ी हैप्पी एंड ओल्डर एज तक जाते हैं। तो सोशल कनेक्शन, हैविंग गुड फ्रेंड्स, जो एक हमारे इस्लाम में भी कहते हैं कि एक अच्छा दोस्त हो तो यू आर द लकीस्ट पर्सन। तो अच्छे दोस्त, अच्छी लोग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में। तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो हम मेडिसिन में नहीं डिस्कस करते बट है। मतलब एंड पे ये कि अगर आपको कोई एक चीज़ ऐसी चेंज करनी है जिससे कि हम पाकिस्तान में जो ओल्ड एज का जो ट्रीट करना है या उनकी केयर जो है उसको बेहतर कर सकें, तो वो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आई वुड से कि वर्कफोर्स एक तो ज़रूरत है, कि नर्सेज हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, जो स्पेसिफिकली डॉक्टर्स हों, क्योंकि जेरियाट्रिक मेडिसिन इज़ नॉट अ स्पेशल सेपरेट फील्ड इन पाकिस्तान येट। आई से येट बिकॉज आई वांट कि माई 5 to 10 year goal is कि in the next 10 years geriatricians will be trained in Pakistan. That's my goal. We'll see कहाँ तक हम पहुँचते हैं। तो ताकि अवेयरनेस हो कि बूढ़े लोगों की प्रॉब्लम्स बाकी सबकी तरह नहीं है और उनको स्पेशल अटेंशन दे सकें। तो ट्रेंड वर्क फोर्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई थिंक हॉस्पिटल्स में ये होना चाहिए कि बूढ़े लोगों का अलग वार्ड होना चाहिए विच इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। उसमें बस आपको स्पेशल ट्रेन लोग हों तो ये मैनेज किया जा सकता है। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, तो उनको यूटिलाइज़ करें। कि जिस तरह ग्रैंड किड्स का कॉन्सेप्ट है, केयर गिवर्स भी हमारे मिल जाते हैं, तो उन लोगों पे इन्वेस्ट करें अर्ली ऑन। दैट्स व्हाट आई वुड से। और मतलब ऐसी जो लोग देख रहे हैं जिनके घर में बूढ़े लोग हैं जो कि, क्योंकि अक्सर मुझे लगता है थोड़ा सा एज के साथ और एज के भी शायद 2-3 स्टेप्स हैं जहाँ पे कि आपको एकदम लगता है कि कुछ चेंज हो गया। तो वो हम आम लोगों को क्या पता होना चाहिए एजिंग पेरेंट्स के या ग्रैंड पेरेंट्स को डील करने के लिए? आई थिंक कि आप उनके साथ वक्त स्पेंड करें, आपको उनकी प्रॉब्लम्स खुद फिर पता चलती है। लिसन टू देम, लिसन टू देयर स्टोरीज, एंड देन व्हेन इंटरवेंशन इज़ नीडेड, अगर महसूस होता है तो फिर टेक देम टू पीपल जो कि उनको हेल्प आउट कर सकें। अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन फील हो रहा है तो उसको ट्रीट करना चाहिए।
उनको ना कि बस लेट देम बी। तो ये इग्नोर नहीं होना चाहिए बूढ़े लोगों को। उनके पास एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, कोई एक्सरसाइज या बाहर वॉक करने के लिए। दिस इज़ समथिंग आई डू, वॉक विद द डॉग। तो मैं कैंट में रहती हूँ, दिस इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग। मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप मेरे साथ वॉक कर लिया करें। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, वो नहीं है, मैं तो खुद वॉक करती हूँ। तो इफ़ यू आर इन माई विसिनिटी एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ़ यू एनी वे, तो आप मेरे साथ थोड़ी देर वॉक कर लिया करें, आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो थिंग्स लाइक दैट, जस्ट सिंपल थिंग्स, और वो बहुत अच्छी रहती हैं, छोटी छोटी से। हमारे व्यूअर्स के लिए अगर बल्कि ये कि आप जो जो प्रैक्टिस करती हैं तो वो मतलब क्या क्या मतलब है, वो आप जैसे बता रही थी कि आपका तो मॉडल ही बड़ा डिफरेंट है, आप घर जाके करती हैं, तो ज़रा इसको भी थोड़ा सा बता दो। हाँ जी, सो मैं करती हूँ होम बेस्ड प्राइमरी केयर, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई डू, और उसमें कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं। तो वी गो टू द पेशेंट्स हाउस, स्पेशली जो होम बाउंड पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते, क्लिनिक नहीं जा सकते, उनको हम घर पे जाके देखते हैं। उनको पहला जो विज़िट मैं आपको बता रही थी कि 2-3 घंटे लगते हैं मुझे, उनकी सारी फाइल्स पढ़ना, उनको समझना, पेशेंट्स को समझना, और पेशेंट क्या चाहता है उसको समझना। फिर हम सब कुछ पेशेंट को समझने के बाद आई डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, आई गिव माय रिकमेंडेशंस आफ्टर दैट, बट आई नो माय पेशेंट्स। मुझे उनका हर एक चीज़ पता होता है, मुझे पता होता है उनके बच्चे कितने हैं, कौन सा बच्चा बाहर रहता है, किसको फ़ोन करना है अगर मसला होगा, नौकर कितने हैं घर में, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ। आई नॉट जस्ट नो इट, आई डॉक्यूमेंट इट, ताकि मेरी टीम को भी पता हो। जब, क्योंकि कॉल्स आपको मिडल ऑफ द नाइट में आती हैं कि या शाम को कुछ होगा, तो फिर मुझे पता होता है कि हाउ टू डायरेक्ट दैम। क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम को ही नेविगेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि आपने हॉस्पिटल जाना है या क्लिनिक जाएं। हॉस्पिटल जाना है तो कौन से हॉस्पिटल में और कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी होगी उस चीज़ की, ये बड़ा एक चैलेंज है। तो माय पेशेंट्स, एंड समटाइम्स होता है गोल के हॉस्पिटल नहीं जाना, विच इज़ ऑल्सो नॉर्मल। लाइक अगर एंड ऑफ लाइफ है और उन्होंने नहीं हॉस्पिटल जाना, तो हम उसको घर पे भी मैनेज करते हैं, हॉस्पिटल एट होम के नाम से, कि अगर कोई फ्लूइड्स लगने हैं, एंटीबायोटिक्स लगने हैं, तो मैं वो घर पे भी हो जाते हैं। तो दैट्स द काइंड ऑफ केयर आई गिव। आई वॉज नेवर गुड एट 15 मिनट्स अपॉइंटमेंट्स। तो ये मुझे हमेशा क्रिटिक मिलती थी जब मैं अपनी रेजिडेंसी में थी कि यू टेक टू लॉन्ग। तो फिर मैंने अपनी जो उसको वीकनेस कह लें, उसको मैंने अपना स्ट्रेंथ बनाया कि फिर आई डू टेक टू लॉन्ग, बट देन आई नो एवरीथिंग अबाउट माई पेशेंट। सो दैट्स हाउ आई प्रैक्टिस इट, एंड आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता यही डायरेक्शन में मोर एंड मोर फिजिशियंस आर गोना स्टार्ट डूइंग दिस, होपफुली। Great, thank you very much for Thank taking your time, and I think कि बहुत सारी आपने important information दी हमारे viewers के लिए. Thank you very much. Thank you for inviting me. It was lovely to have a conversation with you, and what you're doing is amazing. I'm very impressed by your work. Thank you very much. Thank you.